सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार मित्रों, सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दिशा कंप्रेंशन क्लासेज में सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में। इससे पहले जो हमारी श्रृंखला चल रही है जिसमें अपने बहुत महत्वपूर्ण जो प्रकरण हैं उनका अध्ययन किया। आज हम लोग इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं समास के विषय में। चलिए देखते हैं। समास के विषय में कहा गया है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। और जब इसे तोड़ते हैं तो मिलता है सम, जिसका अर्थ है संक्षिप्त, और आज जिसका अर्थ है कथन। इस प्रकार से मिल गया संक्षिप्त कथन। तात्पर्य यह है कि हम बहुत बड़े कथन को जब हम छोटे शब्दों में कह देते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, उसे समास कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि भैया पंख में जन्म लेता है जो, अर्थात पंकज। हमने बड़ा वाक्य नहीं कहा बल्कि छोटा कह दिया, पंकज कह दिया। घोड़े पर सवार है जो, अर्थात घुड़सवार। तात्पर्य यह है कि इसमें हम जो पूरा वाक्य होता है उसे एक छोटा सा शब्द बना देते हैं, तो इसे ही समास कहा गया है। देखिए जैसे उदाहरण लिखा हुआ है, हाँ पंकज, ये इसका उदाहरण हो गया। उसके बाद जैसे लिखा है, कह सकते हैं कि गगन चुंबी, इसका उदाहरण हो गया। गगन को चूमने वाला है जो, अर्थात गगन चुंबी। ध्यान रखेंगे, ये परिभाषा लिख लीजिए आप लोग, साधारण परिभाषा है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और ध्यान रखना है कि भैया जो समास होता है उसमें दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। पूर्व पद सामान्य रूप से में कह सकते हैं कि कुछ ऐसे समास होते हैं जिनमें पूर्व पद प्रधान होता है, कुछ ऐसे समास होते हैं जिनमें उत्तर पद प्रधान होता है। तो जो अधीनस्थ के पेपर होते हैं, जो वनडे एग्जाम होते हैं, उसमें कई बार ये साधारण प्रश्न पूछ लेते हैं कि बताइए कि समास में कौन सा पद प्रधान है, तो वह हम लोग देखेंगे। जी मेरा विचार है कि आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। अब हम देखेंगे कि जो पद की प्रधानता होती है पूर्व पद या उत्तर पद में कौन सा प्रधान होता है। हाँ, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है। ध्यान दीजिए, हाँ पद की प्रधानता तो सबसे पहले देखना है पूर्व पद। पूर्व पद प्रधान, आपको ध्यान रखना है पूर्व का मतलब है प्रारंभिक पद। तो इसमें एक समास आ जाता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास भैया इसमें आता है, ये हो गया पूर्व पद प्रधान। उसके बाद आता है उत्तर पद प्रधान। उत्तर का पद प्रधान का मतलब है दूसरा पद प्रधान होना। इसमें अगर हम देखें तो इसमें कर्मधारय हो गया जी, और इसमें अगर देखें तो इसमें तत्पुरुष हो गया, और अगर इसमें देखते हैं भैया तो इसमें द्विग आ जाता है। उसके बाद आता है भैया अगला होता है कि दोनों पद प्रधान। प्रश्न पूछने का कि बताइए किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो द्वंद्व समास होता है, इस प्रकार से द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। उसके बाद इसमें कभी कभी पूछ लेते हैं कि बताइए किसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। कोई पद प्रधान नहीं, इसमें लिख सकते हैं कि तीसरे की तरफ संकेत, तीसरे की तरफ संकेत करेंगे इस प्रकार से। तो इसमें कौन सा आता है, इसमें आता है भैया बहुब्रीहि है। इसमें आ जाता है बहुब्रीहि समास। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार वनडे एग्जाम में पूछ लिया गया है कि बताइए किस पद में कौन सा पद, किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, लिख लीजिए। उसके बाद हम समास की व्याख्या प्रारंभ कर दें। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी ले चुके होंगे अब आप लोग। हाँ चलिए हम देखते हैं जो हमारा पहला समास है वो है अव्ययी भाव समास। जी ध्यान दीजिए अव्ययी भाव समास के बारे में। नंबर 1 पे जो हमारा समास है वो कौन सा है, वो है अव्ययी भाव समास। आपको ध्यान रखना है, इसमें बताया गया कि पूर्व पद प्रधान होता है और पूर्व पद अव्यय होता है। पूर्व पद क्या होगा भैया, अव्यय होगा। अव्यय होगा उपसर्ग सहित, उपसर्ग सहित। तात्पर्य इसमें यह बताया गया है कि जिस शब्द में आपको उपसर्ग दिखाई पड़े, संस्कृत के 22 हैं, हिंदी के 13 हैं, अरबी फारसी के 18 हैं, ये आपको जहां पर भी दिखाई पड़े आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसमें अव्ययी भाव समास है। देखेंगे जैसे लिखा हुआ है भैया, यथाशक्ति लिखा है, भरपेट लिखा है, इस प्रकार से। उसकी वजह से
अनुरूप लिखा है, प्रत्येक लिखा है, उसके बाद जैसे लिखेंगे आजन्म लिखा है, उसके बाद जैसे लिखेंगे संयोग लिखा है। तो जितने भी हैं इसमें यथा उपसर्ग है, इसमें भर उपसर्ग है, इसमें अनुपसर्ग है, इसमें प्रति उपसर्ग है, इसमें आ उपसर्ग है, इसमें सम उपसर्ग है। तो जहाँ पर भी आपको उपसर्ग दिखाई पड़े आप आसानी से समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 2 पे जो भैया आता है वो आता है तत्पुरुष समास। हाँ, तत्पुरुष समास। अभी बताया गया कि इसमें कौन सा पद प्रधान होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। और एक और बिंदु यहाँ पर ध्यान रखना है कि कारक चिन्ह का लोप होता है। कारक चिन्ह का लोप होता है। हाँ, कारक चिन्ह का क्या होगा, लोप होगा। अर्थात जो कारक चिन्ह है कौन से हैं, जैसे कर्ता, इसका चिन्ह क्या है, ने, कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान, अलग होने के संबंध में, और इसका भी जो चिन्ह है वो से ही है। संबंध, इसका हो गया का, की, के, रा, री, रे। अधिकरण, इसमें हो गया में या पर। संबोधन, इसमें हो गया हे, अरे, अहो हो गया। ध्यान रखेंगे, ये प्रथमा है, ये द्वितीया है, ये तृतीया है, ये चतुर्थी है, ये पंचमी है, और ये षष्ठी है, ये सप्तमी है, और ये संबोधन यानी कि अष्टमी से कह सकते हैं। इस प्रकार से ये हो गया। तो ये कारक चिन्ह है। और ध्यान रखेंगे जो ये लिखा हुआ है कि करण और से, इन दोनों का जो कारक चिन्ह है वो से ही है, परंतु करण में क्या होता है कि इससे सामान्य होता है, और अपादान में क्या होता है, से अलग होने के संदर्भ में। जैसे लिखा है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो अलग हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि अपादान आ जाएगा। तो ये कारक चिन्ह का लोप होगा, और वहाँ पर कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। जैसे देखिए लिखा हुआ है भैया राजपुत्र, तो इसका हम अर्थ क्या निकालेंगे, राजा का पुत्र, संबंध हो गया। उसके बाद जैसे लिखा है भैया पाकशाला, इस प्रकार से लिखा है, तो इसका अर्थ क्या निकालेंगे, पाक के लिए शाला। उसके बाद जैसे लिखा है भैया ग्रामगत, इस प्रकार से लिखा है, तो इसमें क्या होगा, ग्राम को आगत। उसके बाद जैसे लिखा है यहाँ पे गगन चुंबी, ये लिखा हो तो आप क्या समझ जाएंगे, गगन को चूमने वाला। उसके बाद जैसे लिखा है भैया कि घुड़सवार लिखा है भैया, यहाँ पर घुड़सवार लिखा है तो क्या हो जाएगा, घोड़े पर सवार, इस प्रकार से हो सकता है। उसके बाद जैसे लिखा है, जैसे लिखा है कि हवन सामग्री, ये इस प्रकार से लिख दिया गया है, तो इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा हवन के लिए सामग्री। इससे यहाँ पर ये स्पष्ट हुआ, यदि आपको कारक चिन्ह की जानकारी नहीं है तो आप तत्पुरुष समास सही कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आप कारक चिन्ह को पढ़ें, उसे समझें, उसके बाद आप आसानी से तत्पुरुष समास सही कर सकते हैं। तो ये आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएँ तुरंत बगैर समय गंवाएं। हाँ, ध्यान रखेंगे, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बगैर समय गंवाएं। हाँ चलिए, मेरा विचार है कि लिख चुके होंगे। अब हम देखेंगे जो हमारा नंबर 3 पे जो समास आता है वो है भैया कर्मधारय समास। हाँ, ध्यान रखेंगे, कर्मधारय समास नंबर 3 पे कौन सा आता है, कर्मधारय समास। देखिए, इस समास की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि विशेष से विशेषण का मेल होता है। विशेष से विशेषण का मेल, अर्थात आपको जिस शब्द में विशेष से विशेषण दिखाई पड़े वहाँ आप आसानी से समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। जैसे देखिए लिखा हुआ है भैया, हाँ इसमें उदाहरण देखेंगे, ये नीचे वाला आप तो लिख लीजिए, इसे हम हटा दें यहाँ से। हाँ चलिए देखेंगे, इसके कुछ उदाहरण देखेंगे, कर्मधारय समास के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखेंगे। जैसे लिखा है चरण कमल, ये लिखा हुआ है, तो इसमें क्या होगा कि अब देखिए विशेष आपको मिल जाएगा। विशेष क्या मिलेगा, जो चरण है वो क्या है, विशेष से है, और उसकी विशेषता क्या है, वो कमल के समान है। इस प्रकार से जहाँ पर विशेष विशेषण आपको मिल जाए वहाँ पे कर्मधारय समास। जैसे उसके बाद जैसे लिखा है, जैसे कनक लता,
तो लता की विशेषता क्या है कि वो कनक के समान यानी कि सोने के समान, उसकी वजह से लिखा है कि मृग नयनी। तो इसमें क्या होगा कि नैनो की विशेषता क्या है कि मृग के समान वो कटाक्ष है, नौकाकार। उसकी वजह से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कुसुमायुध। माफ कीजिए, ये इसमें नहीं आएगा, ये अपवाद मान लिया जाता है, ये बहुब्रीहि समास में आ जाता है। फिर देखिए जैसे लिखा हुआ है जी, जैसे लिखा है प्राण प्रिय लिखा है, तो उसकी विशेषता क्या हो जाएगी कि वो प्राणों से, जो प्रिय है वो प्राणों से भी प्रिय है, विशेषता मान लेंगे। उसके बाद देखेंगे जैसे लिखा हुआ है जी, उसके बाद लिखा है महापुरुष। तो पुरुष की विशेषता की है बहुत महान, इसकी वजह से लिखा है महात्मा। तो आत्मा की विशेषता क्या कि वो बहुत महान है। तो इस प्रकार से तात्पर्य है कि जहाँ पर आपको विशेषता दिखाई पड़े आप आसानी से समझ जाएंगे कि इसमें कर्मधारय समास है। चलिए हम अगला समास देख रहे हैं। कर्मधारय के बाद हम आगे बढ़ेंगे, या आप लोग लिख चुके होंगे, मेरा विचार है जी। कर्मधारय के बाद हम तुरंत आगे जो पहुँच जाते हैं, अगला जो हमारा समास आता है भैया वो आता है द्विगु समास। हाँ, द्विगु समास में अभी आपको बताया गया था कि उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें ध्यान रखेंगे संख्या का बोध होता है। सबसे सरल यही है, संख्या का बोध होता है। अर्थात जहाँ पर आपको संख्या दिखाई दे वहाँ पे आप समझ जाएंगे कि इसमें द्विगु समास है। देखिए जैसे देखिए लिखा हुआ भैया चौराहा लिखा हुआ है, तो उसका अर्थ क्या है चार राहें। नवरत्न लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या है कि नवरत्न यहाँ पर सम्मिलित। उसकी वजह से लिखा है कि एक और इसमें जैसे पंचमढ़ी आ जाता है, इसे भी भैया अपवाद में रख लेते हैं, परंतु सामान्य रूप से ऐसे पंचमढ़ी यानी कि 5 वटों का समूह। परंतु जब वो स्थान आ जाता है कि ऐसे वो पंचमढ़ी जहाँ पर सीता राम एवं लक्ष्मण साथ साथ रहते हों, तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाता है। उसकी वजह से देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर दोपहर लिखा हुआ है, दोपहर दो पहर आ गया। उसकी वजह से त्रिलोक लिखा हुआ है, यानी कि 3 लोक आ गए। उसकी वजह से त्रिनेत्र लिखा हुआ है, 3 नेत्र आ गए। इस प्रकार से जब आए तो आप समझ जाएंगे, यानी कि तात्पर्य है कि जहाँ पर आपको संख्या दिखाई पड़े आप आसानी से समझ जाएंगे कि इसमें द्विगु समास है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, उसे आप लोग लिख लीजिए। इधर हम देखेंगे अगला जो हमारा समास आता है वो है द्वंद्व समास। बहुत साधारण समास है, बहुत आसानी से हमें समझना है, हर परीक्षा में हमें सही कर लेना है जी। आगे देखते हैं अगला जो हमारा समास आता है वो आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के विषय में ये कहा जाता है कि सबसे पहली विशेषता तो ये होती है कि इसमें और शब्द का लोप होता है, और शब्द का लोप। इसका तात्पर्य है कि और शब्द इसमें गायब होता है, और जहाँ पर लोप होता है उसके स्थान पर क्या जाता है योजक चिन्ह आ जाता है। भैया ध्यान रखेंगे, योजक चिन्ह छोटा होता है और जो निर्देशक चिन्ह होता है वो बड़ा होता है। और एक और विशेषता इसमें होती है कि इसमें सामान्य रूप से जो विलोम शब्द होते हैं, विलोम शब्द हो गए, उसके बाद में जैसे भिन्नार्थक शब्द हो गए, इस प्रकार के जब शब्द आते हैं तो उनमें सामान्यतः द्वंद्व समास ही होता है। जैसे देखिए लिखा है माता पिता, तो ये एक दूसरे के विलोम है और बीच में योजक चिन्ह लगा, तो आप आसानी से समझ जाएंगे क्या है इसमें द्वंद्व समास। उसकी वजह से देखिए लिखा है राजा रानी, तो ये क्या है एक दूसरे का विलोम है और इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा समास है, इसमें द्वंद्व समास है। कुछ अनुदाहरण देखें, जैसे जी आगे जैसे लिखा है पाप पुण्य लिखा हुआ, वही बात बताई गई है, पाप पुण्य लिखा हुआ, तो इसमें भी देखिए क्या है, इसमें भी क्या है भैया, सामान्य रूप से आपको ध्यान रखना है कि ये भी विलोम है। उसके बाद देखें जैसे लिखा है, हाँ आगे देखना है, और जैसे ऊंच नीच लिखा है तो ये भी विलोम है। तात्पर्य है कि जहाँ पर विलोम आ जाए या समध्वनि वाले आ जाए, जैसे कपड़ा लत्ता आ गया, इस प्रकार से आ गया, ये समध्वनि निकल रही है, कपड़ा लत्ता आ गया, रोटी वोटी आ गया, पैसा वैसा आ गया, तो अगर ये सब आते हैं तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि इसमें द्वंद्व समास है। इसे आप लोग लिख लीजिए। आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे देखेंगे हम लोग बहुब्रीहि समास के बारे में। जो आज का अंतिम समास है वो है बहुब्रीहि समास। हाँ, बहुब्रीहि समास के बारे में देखेंगे। अभी आपको बताया गया था कि इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है और तीसरे की तरफ संकेत होता है। देखिए तीसरे का नाम नहीं लिया जाता है, बस संकेत होता है, तीसरे की तरफ संकेत होता है, नाम किसी का नहीं लेंगे, संकेत होता है। परंतु आपको ध्यान रखना है इसके 2 बिंदु आ जाते हैं। पहला जो बिंदु आता है वो आता है दैवीय बिंदु। दैवीय बिंदु में क्या देखेंगे, तात्पर्य है कि जितने भी देवी देवता भैया आएंगे वो सब किस में आ जाएंगे, वो सब दैवीय बिंदु में आ जाते हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ है चंद्रशेखर लिखा हुआ है, चंद्रमा है शिखर पर जिसके अर्थात शिव। उसकी वजह से लिखा है गजानन लिखा हुआ है, गज के समान अर्थात जिसका अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं गणेश हो गया। उसकी वजह से लिखा है वीणा पाण लिखा है, वीणा है हाथ में जिसके अर्थात सरस्वती। उसकी वजह से लिखा हुआ है कपीस लिखा है, कपियों अर्थात वानरों के जो ईश्वर हैं, जैसे हनुमान हो गया, इस प्रकार से। उसकी वजह से लिखा हुआ यहाँ पे पीताम्बर लिखा हुआ है, पीला है अंबर जिसका अर्थात विष्णु।
तो आपने देखा किसी का नाम नहीं आ रहा है, सिर्फ संकेत आ रहा है। तात्पर्य है कि जब किसी देवी देवता का नाम आ जाए, दशानन आ गया, इस प्रकार से आ जाए, किसी भी देवी या देवता का नाम आए तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा बहुब्रीहि समास है। दूसरा इसका भैया बिंदु में देखना है, दूसरे बिंदु में ये बताया जाता है कि तीसरे की तरफ इशारा होता है परंतु कोई देवी देवता नहीं होता, सामान्य शब्द आ जाता है। जैसे कह दिया गया कुमारी है, जैसे कहा गया कि जिस कन्या का विवाह नहीं हुआ है, इस प्रकार से कह दिया जाए जिस कन्या का विवाह ना हुआ हो तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कह सकते हैं कुमारी कह सकते हैं। अगर जैसे इसमें आ सकता है पंक में जन्म लेता है जो, पंक का मतलब भैया कीचड़ होता है, जन्म लेता है जो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम पंकज कह सकते हैं। इस प्रकार से तो ध्यान रखेंगे, एक दैवी बिंदु हो गया, दूसरा सामान्य बिंदु हो गया, यानी कि तीसरे की तरफ जो संकेत हो तो आप आसानी से समझ जाएंगे इसमें बहुब्रीहि समास है। एक और बिंदु आपको ध्यान रखना है कि भैया असमंजस हो जाता है कि कभी कभी कुछ उदाहरण आते हैं उन्हें हम बहुब्रीहि समास माने या उन्हें हम कर्णधारय माने या द्विग माने, इस प्रकार की जो कह सकते हैं गलतियाँ हमसे हो जाती है, तो हमें सही करना है। तो ध्यान रखेंगे बहुब्रीहि जी, बहुब्रीहि व कर्मधारय, इसमें बहुत अंतर आ जाता है। तो देखना है जैसे लिखा हुआ है घनश्याम, तो आपको ध्यान रखना है। वैसे तो अगर देखें तो जो बादल है उनकी विशेषता क्या है, घन का मतलब हो गया भैया बादल, अब इनकी विशेषता क्या है कि ये काले हैं, तो जब विशेष विशेषण आए तो हम आसानी से समझ जाएंगे कि इसमें कर्मधारय समास है। परंतु अभी आपको बताया गया कि जब कोई दैवी बिंदु आएगा तो आप क्या समझेंगे, आप आसानी से समझ जाएंगे कि इसमें बहुब्रीहि समास है। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार गलत हो जाता है। इस प्रकार से कोई भी आ जाए देवियाँ तो आप आसानी से बहुब्रीहि लगाएंगे। उसके बाद देखिए जैसे एक और इसमें जाता है बहुब्रीहि और द्विगु में अंतर हो जाता है। आप देखेंगे जैसे लिखा हुआ है दशानन लिखा हुआ है, तो ध्यान रखेंगे दशानन अगर हम देखें तो इसमें 10 है, आनंद जिसके अर्थात संख्या गई तो इसमें द्विग होना चाहिए। परंतु अभी आपको बताएगा कि जब कोई दैवी बिंदु आएगा तो आप आसानी से उसमें क्या सही करेंगे, बहुब्रीहि सही कर देंगे। तो ये कुछ बिंदु हैं, इनको आप अवश्य ध्यान रखेंगे। आज हम लोग समाज के विषय में हमने देखा। मेरा विचार है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय दिशा तय दिशा।